आज का टॉपिक सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हम सब के लिए सांस लेने की तरह जरूरी है। 14 अगस्त 1947 वो दिन जब एक सपना हकीकत बना। लाखों लोगों की कुर्बानी, भूख, प्यास और खून का दरिया पार करके हमने एक मुल्क हासिल किया। मगर 70 साल बाद सवाल ये है कि क्या हम उन कुर्बानियों का हक अदा कर पाए। 1947 के बाद एक खाली कागज था पाकिस्तान। कोई इदारे नहीं थे, कोई स्टेबल इकोनॉमी नहीं थी, लाखों रिफ्यूजीज का समंदर। कायद आजम ने कहा, वी आर स्टार्टिंग विद नथिंग एक्सेप्ट फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी। पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें ये समझाती है कि आइडियोलॉजी, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी और गवर्नेंस की इंटरप्ले कैसे नेशन को ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करता है। ये सिर्फ एक सियासी स्टेट नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक नक्श है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेस टाइम विद फजीलत रज़ाक। आज का टॉपिक सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हम सब के लिए सांस लेने की तरह जरूरी है, यानी कि हमारी आज़ादी, पाकिस्तान की आज़ादी। 14 अगस्त 1947 वो दिन जब एक सपना हकीकत बना। लाखों लोगों की कुर्बानी, भूख, प्यास और खून का दरिया पार करके हमने एक मुल्क हासिल किया। एक ऐसा मुल्क जहां हम अपनी जिंदगी, अपने दीन, अपनी रवायात और अपनी सोच के मुताबिक गुजार सकें। ये कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारी पहचान का आईना है। ये सिर्फ एक सियासी स्टेट नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक नक्श है। मगर 70 साल बाद सवाल ये है कि क्या हम उन कुर्बानियों का हक अदा कर पाए। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान की तारीख का तज्जिया करेंगे, उसकी तरक्की और चैलेंजेस को समझेंगे और उनका ताल्लुक आज के पाकिस्तान के हालात से भी देखेंगे। टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी वाज द बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके मुताबिक बरसगीर के मुसलमान एक डिस्टिंक्ट कौम थे जिन्होंने अपनी रिलीजियस, कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बुनियाद पर एक सेपरेट होमलैंड का डिमांड किया। 1947 के बाद एक खाली कागज था पाकिस्तान। कोई इदारे नहीं थे, कोई स्टेबल इकोनॉमी नहीं थी, लाखों रिफ्यूजीज का समंदर। कायद आजम ने कहा, वी आर स्टार्टिंग विद नथिंग एक्सेप्ट फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी। पाकिस्तान का क़याम के बाद स्टेट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन कायम हुआ, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए और डिफेंस और मिलिट्री सिस्टम को मजबूत बनाया गया। लेकिन मैसिव रिफ्यूजीज क्राइसिस ने नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंज क्रिएट किए, जिसमें 14 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए। खाना और सर्वाइवल का इश्यूज मजीद बढ़ गया। ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्सपीरियंस थी और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बेस प्रोवाइड कर दी। इन अर्ली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अपने फंडामेंटल गवर्नेंस और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल लैंडस्केप इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा। 1958 में पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, जो सिविल गवर्नेंस और पॉलिटिकल अनरेस्ट का नतीजा थी। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के सामने के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट को एस्टैब्लिश किया, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। इस दौरान इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन भी स्टार्ट हुई और 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की, जो नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट डिसमिसल ने गवर्नेंस को चैलेंज किया। करप्शन और पैट्रोनिज पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्लो किया। सोशल इनइक्वालिटीज, खास तौर पर एजुकेशन, हेल्थ केयर और रीजनल डेवलपमेंट में डिस्पैरिटीज अब भी चैलेंजेस के तौर पर बरकरार हैं। ये पीरियड पाकिस्तान के लिए एक लेसन भी था कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और अकाउंटेबल गवर्नेंस की अशद ज़रूरत है। आज के पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन सिविल मिलिट्री रिलेशंस का इन्फ्लुएंस आज भी बरकरार है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स और जुडिशियल एक्टिविज्म पब्लिक डिस्कोर्स को शेप कर रही हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर आईटी और सर्विस सेक्टर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इश्यूज, डेब्ट और इन्फ्लेशन अब भी चैलेंजेस हैं। सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लिटरेसी,
اور ہیلتھ کیئر امپروو ہو رہی ہے، لیکن کوالٹی اور ایکسیسیبلٹی انیون ہے اور رورل اربن ڈسپیرٹیز برقرار ہیں۔ سیکیورٹی سچویشن ریلیٹیولی اسٹرانگ تو ہے، ملٹری ماڈرن اور کیپیبل بھی ہے، لیکن انٹرنل سیکیورٹی اور ٹیررزم چیلنجز سب ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ آئیڈیالوجی، سویلائزیشنل آئیڈینٹی اور گورننس کی انٹرپلے کیسے نیشن کو ٹریجیکٹری کو ڈیفائن کرتا ہے۔ انڈیپینڈنس سے آج تک پاکستان نے اسٹریٹجک، ایجوکیشنل اور ٹیکنالوجیکل اچیومنٹ تو حاصل کی ہیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کرپشن اور سوشل ڈسپیرٹیز اب بھی میجر چیلنجز ہیں۔ ان سب چیلنجز کو ایک دفعہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا سولوشن انڈس اور گینجس سویلائزیشن کو فرق کے سمجھنے میں بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سویلائزیشنل روٹس اور ڈیموکریٹک گورننس کی انٹیگریشن کے لیے گائیڈ لائن بن سکتی ہے۔ اگر پاکستان اپنی سویلائزیشنل آئیڈینٹی اور ماڈرن ڈیموکریٹک پلورلزم کو بیلنس کر لے تو یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور سوشل کوہیشن اچیو کر سکتا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیریوں اور سکھوں کی آزادی کی اسٹرگل کا بھی سولوشن اسی کلچرل اور سویلائزیشن کی پراپر انڈرسٹینڈنگ میں ہے، نہ کہ اکھنڈ بھارت میں۔ اور آج اگر ہم اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو اس آزادی سے محروم ہیں، یعنی کہ غزہ کے مسلمان، وہاں کے لوگ روز اپنی زندگی اور ایمان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ بچے غلامی کے سائے میں پیدا ہوتے ہیں، مائیں اپنے لال کھو دیتی ہیں، لیکن ان کا جذبہ وہ آزادی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ غزہ کے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آزادی کی اصل قیمت صرف تب سمجھ آتی ہے جب وہ آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ پاکستان بہت ساری قربانیوں سے بنا ہے اور امید سے چل رہا ہے۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے اور گھر تبھی بنتا ہے جب ہر فرد اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آزادی صرف ایک پرچم لہرانے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ وہ حق ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی جان دے کر ہم تک پہنچایا، اور اس حق کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پاکستان زندہ۔